ये भी हैरान करने वाली बात है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री, देश को चलाने के लिए चुना गया प्रधानमंत्री, वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है। ये मैं बता रहा हूं। देश को संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए, इसके लिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। गंगा की आरती करने का जो मामला है वो ऊपर ऊपर क्या दिखाई देता है? ऊपर ऊपर दिखाई देता है कि ये रिलीजियस मामला नहीं है। गंगा सभी की मां है, ऐसा दिखाई देता है, ऊपर ऊपर दिखाई देता है कि ये मामला रिलीजियस नहीं है, ये मामला कल्चरल है, ऐसा दिखाई देता है। अगर ये मामला कल्चरल है तो रिलीजियस परफॉर्म क्यों किया जा रहा है? आरती जो है, ये गंगा की आरती का जो मामला है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो इसके पहले गंगा की आरती का कोई मामला मैंने नहीं सुना। मंदिर में किसी भगवान की आरती का मामला जो है वो सुना हुआ है, देखा हुआ है, मगर गंगा नदी का आरती उतारने का मामला जो है, ये मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही स्लोली देश को, एक खास विशेष धर्म का ये देश है, इस दिशा में बात को ले जाने का बहुत ही होशियारी से प्रयास किया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए, देश का प्रधानमंत्री इसके पहले बहुत सारे ब्राह्मण हुए, मगर किसी भी ब्राह्मण ने गंगा की आरती करने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है, बताया जाता है कि ओबीसी है। ओबीसी तो वर्ण व्यवस्था में शूद्र माना जाता है ब्राह्मण धर्म के अनुसार। तो एक शूद्र के हाथों से यह काम करवाया जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। कम से कम मैं तो इस बात को समझता हूं। मगर ये जो बात है, ये बात संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। नरेंद्र मोदी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, ये मैं मानता हूं, मगर प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं हो सकता, मेरा ये कहना है। प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं हो सकता, इसलिए एज ए प्राइम मिनिस्टर आरती करने का अधिकार नरेंद्र मोदी को नहीं है। नरेंद्र मोदी को आरती करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरती करने का अधिकार नहीं है। तो ये बहुत सीरियस बात है, ये गैर संवैधानिक है और संविधान के विरोध में हो रहा है। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस बात है कि जिस संविधान पर सहमति बनी थी, देश का प्रधानमंत्री उस सहमति के विरोध में जाकर आचरण कर रहा है। केवल बोल नहीं रहा है, आचरण कर रहा है। ज्यादा सीरियस बात है। दूसरी बात जो गंगा आरती के पहले हुई, वो उससे भी ज्यादा सीरियस है। वो सीरियस क्या है कि दिल्ली में आरएसएस की मीटिंग हो रही थी और देश का प्रधानमंत्री सारा का सारा मंत्रिमंडल लेकर आरएसएस के मीटिंग में जाकर आरएसएस का सरसंघ चालक और उनको कि हमने इतने महीने में क्या काम किया, उसका रिपोर्ट देने का काम उधर कर रहा है। मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि संविधान में इस रेफरेंस में क्या लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, उसको सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सलाह से कार्य करेगा और जो भी कार्य करेगा वो संसद के प्रति जवाबदेह होगा, संसद के प्रति अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा। उसमें कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आरएसएस के प्रति जवाबदेह होगा। तो देश का प्रधानमंत्री क्या काम कर रहा है, संसद को बताए,
वो आरएसएस के लोगों को जाकर बताए। आरएसएस के प्रति अकाउंटेबल तो है नहीं, देश का प्रधानमंत्री अकाउंटेबल नहीं है आरएसएस के प्रति, जवाबदेह नहीं है आरएसएस के प्रति। आरएसएस को देश के मंत्रिमंडल की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत सीरियस बात है, मैं आप लोगों को नोट करवाना चाहता हूं। मैं ये इस अधिवेशन में इसलिए नोट करवा रहा हूं, अगर कोई ये बात अगर कोई मुसलमान इस बात को उठाता तो लोग उसको कहते कि ये कम्युनल ब्रांडिंग करके इसको डाइवर्ट करने की कोशिश होती। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसे एससी एसटी ओबीसी के द्वारा इस मामले को हम खास तौर पर उठा रहे हैं कि ये 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को लागू किया गया, जिस संविधान पर हमारे बुजुर्गों ने सहमति दी थी, उसके विरोध में आचरण है। लिखे हुए संविधान के विरोध में आचरण है, जो हम लोग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इससे सहमत नहीं है, हम इसके विरोध में है। केवल सहमति नहीं, इसके विरोध में है। इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा। नरेंद्र मोदी इस बात को भूल गए हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री, आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है। शपथ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की ली है, आरएसएस के प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ली है। तो उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार संसद के प्रति वो जवाबदेह है। ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है। हमारे हाई कोर्ट के लॉयर है कश्यप साहब, बराबर है ना? मैं तो लॉयर नहीं हूं, मगर मैं लॉयर से थोड़ा कम भी नहीं हूं। हाँ, मतलब मैं लॉयर नहीं हूं, मगर लॉयर की मदद मैं इसलिए लेते रहता हूं क्योंकि फिर वो ऑथोराइज हो जाता है कि हाँ हाँ ये भी बराबर है। मैं काफी माइक्रो लेवल पर संविधान की बहुत सारी बातें इसलिए जानता हूं क्योंकि संविधान निर्माण होने की बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं जानता हूं। बाबा साहब अंबेडकर का और मुसलमानों के नेताओं का, सिखों के नेताओं का और दूसरे दिगर जो माइनॉरिटी के लोग थे उन नेताओं का संविधान बनने के पहले एक बहुत मौलिक आग्रह था कि अंग्रेज जब तक संविधान पास ना हो तब तक भारत छोड़कर ना जावे, नहीं तो भारत में मनुस्मृति का राज लागू हो जाएगा। ऐसा उनके मन में आशंकाएं थी। मैं ये रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, मेरे पास में इसके रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, इसके आधार पर ये बात बोल रहा हूं। बहुत सीरियस बात है ये बात हम लोग मानने के लिए, किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है। ये संविधान के विरोध में आचरण है। संविधान के विरोध में एक बड़ा काम जो है वो 26 जनवरी 1950 के बाद में संविधान के द्वारा संवैधानिक लोकतंत्र भारत में लागू किया जाना चाहिए था। उसके विरोध में कम्युनल निजाम, विधायिका पर आज ब्राह्मणों का कब्जा है, कार्यपालिका पर आईएएस आईपीएस आईआरएस पर कब्जा है, न्यायपालिका पर कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है, लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है और देश में कम्युनल निजाम कायम किया जा चुका है। अगर देश में कम्युनल निजाम कायम किया जा चुका है, ये 26 जनवरी के बाद का मामला है। और चौथी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा करने के बाद, अवैध तरीके से कब्जा करने के बाद, गलत तरीके से कब्जा करने के बाद, उसके सारे तथ्य उपलब्ध है। जो इस देश की इलेक्शनरिंग मैकेनिज्म है, चुनाव का जो मैकेनिज्म है, वो दुनिया में सबसे भ्रष्ट तरीका, भारत में चुनाव का सबसे ज्यादा भ्रष्ट तरीका है। और इसके बारे में भी हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट तरीके का उपयोग करके इन लोगों ने, अल्पसंख्यक लोगों ने बहुसंख्यक लोगों पर ये सारी बातें थोपी हुई है। अभी हमारे पास ताकत कम है। अगर ये बात जो मैं बोल रहा हूं, अगर हमारे पास ताकत हो तो इन लोगों को तहसील में भी काम नहीं करने देंगे। देश में तो बहुत दूर की बात है, इनको हम तहसील में भी काम नहीं करने देंगे, क्योंकि
चुनाव से आप बहुमत हासिल कर सकते हैं, चुनाव से आप बहुमत हासिल कर सकते हैं भ्रष्ट तरीके से, मगर 5 साल तक सरकार चलाना, बहुमत हासिल करना एक बात है, 5 साल तक सरकार चलाना दूसरी बात है। एक ही बात नहीं है, दूसरी बात है। सरकार चलाना बहुमत गलत तरीके से हासिल करके इतना आसान काम नहीं है। तो जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे पास जैसे ही ताकत होगी, हम लोग तहसील में भी इनको काम नहीं करने देंगे। तो आप लोग बोलेंगे भाई तो गलत बात है, फिर तो संविधान के विरोध में जाकर काम करने का मामला बनेगा। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था और सारे देश भर में हिंसा हुई थी। कांग्रेस के लोग और जो हिस्टोरियन ब्राह्मण हैं वो ये कहते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा से आजादी दिलाई, तो 200% झूठ बात है। 1% नहीं, 200% झूठ बात है। और इसके सारे दस्तावेजी एविडेंस है, अंग्रेजों के रिकॉर्ड में सारे दस्तावेजी एविडेंसेस है कि गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा लगाया था, करो या मरो का नारा लगाया था, और इसकी वजह से सारे देश भर में हिंसा हुई थी। अगर इसकी वजह से सारे देश भर में हिंसा हुई थी तो यह तो बहुत बड़ा हिंसक आंदोलन था, और हिंसा के द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंसा के द्वारा यह कब्जा किया हुआ है। ये 9 अगस्त 1942 को जो डू और डाई का नारा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, करो या मरो का नारा लगाया गया था, तो सारे देश भर में हिंसा हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा हुई थी। उसके दस्तावेज अवेलेबल है। उस समय के अंग्रेज अधिकारियों ने, उस समय चर्चिल प्रधानमंत्री थे लंदन में, रिपोर्ट भेजा है, लिखित रिपोर्ट भेजा है, दस्तावेज है, लिखित रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत सरकार के पास जितना रेवेन्यू मिल रहा है उतने रेवेन्यू से देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना संभव नहीं है। अगर लंदन से भारत में पैसा लाकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो फिर तो अंग्रेजों को भारत में रहने का ही औचित्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने देश पर इसलिए कब्जा किया है क्योंकि वो यहां से पैसा इंग्लैंड लेकर जा सके। अगर इंग्लैंड से यहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैसा लाना पड़े तो फिर तो अंग्रेजों का भारत में रहने का औचित्य ही नहीं है, लॉजिक नहीं है। ये रिपोर्ट है। इतना बड़ा हिंसक आंदोलन चलाया गया था, और जब ये इतना बड़ा हिंसक आंदोलन चलाया गया था तो ये दस्तावेज उस समय चर्चिल को भेजे गए थे, यहां से भेजे गए थे। चर्चिल प्रधानमंत्री था, और जब ये दस्तावेज भेजे गए थे तो आमतौर पर एडमेंट रवैया रखने वाला जो व्यक्ति चर्चिल को माना जाता था, उसने भी इस बात को स्वीकार किया था, हिंसा को स्वीकार किया था कि बहुत बड़ी हिंसा हुई। और ये हिंसा होने के बाद, इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद चर्चिल ने कांग्रेस के नेताओं के साथ में वार्ता करने का आश्वासन दिया था, और वार्ता करने के लिए स्क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था। मगर वो स्क्रिप्स मिशन फेल हो गया, और स्क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद गांधी जी जेल में थे, तो जेल से ही उन्होंने उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने चिट्ठी भेजी, और उस चिट्ठी में वो सब रिकॉर्ड है, चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी में उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमको आजादी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ।
तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने गांधी जी को कहा कि हम तो अभी भी देने के लिए तैयार है, मगर देश में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के और माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। क्या आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को और माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार है? तो गांधी जी ने लिखित चिट्ठी लिखी और उस लिखित चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि हम संविधान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। ये दस्तावेजी बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। नोमानी साहब, ये दस्तावेजी बातें हैं कि गांधी जी ने ये चिट्ठी लॉर्ड, जो गवर्नर जनरल थे, उनको वो चिट्ठी भेजी। जब वो चिट्ठी उन्होंने उनको भेजी तो उस गवर्नर जनरल ने ये सारा पत्र व्यवहार जो गुप्त चल रहा था, उस गुप्त पत्र व्यवहार को अखबार वालों को दे दिया। ये जो पत्र व्यवहार गांधी जी का चल रहा था, ये गुप्त पत्र व्यवहार था। तो फिर गांधी जी ने बाद में एक चिट्ठी लिखी कि मैं भविष्य में आपके साथ पत्र व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि आप गुप्तता नहीं रखते। मैं आपके साथ सच्ची बात शेयर करता हूं और फिर भी आप मेरी बात को, ये बैकग्राउंड में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, जब ये बातें जाहिर हो गई कि गांधी जी संविधान में किसी प्रकार का कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इन लोगों को देने के लिए राजी नहीं है, उसके बाद मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया और कॉन्शियसली संभवतः देश के विभाजन की दिशा में मामला आगे गया। साथियों, ये बहुत इतिहास, भयंकर इतिहास है। मैं इसलिए भी आप लोगों को बता रहा हूं कि इसके बाद में इस बात के बारे में ज्यादा आग्रह किया गया कि अंग्रेज ट्रांसफर ऑफ पावर करने के पहले संविधान पर आम सहमति बनाने का काम करे और आम सहमति बनने के बाद ही अंग्रेज भारत छोड़कर जाए। बहुत सारे लोगों को जो बात मैं कह रहा हूं, बात समझ में नहीं आएगी कि संविधान पर सहमति बनाने की जरूरत क्यों थी। क्योंकि संविधान पर तभी सहमति बनती जब दूसरे लोग, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने हिंसा के द्वारा भारत पर कब्जा करने का प्लान बनाया था, वो तो कुछ देना नहीं चाहते थे। जो देना नहीं चाहते थे, इसका मतलब है वो हिंसा के द्वारा कब्जा कर रहे थे। उन लोगों से संविधान में सहमति बनाने के लिए, क्योंकि ये जो आग्रह था, ये आग्रह कांग्रेस का नहीं था कि संविधान बनाने के बाद देश को अंग्रेज छोड़कर जाए। ये आग्रह कांग्रेस छोड़कर दूसरे लोगों का था। ये भी बहुत अहम बात जानने की है कि कांग्रेस तो संविधान बनाना नहीं चाहती थी। कांग्रेस के पास तो पहले से संविधान था मनु का। बाबा साहब अंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस और डन टू अनटचेबल नाम का अगर किताब आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि उनके मन में भी आशंका थी कि देश में ब्राह्मण राज लागू कर दिया जाएगा। ये लिखित है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस और डन टू अनटचेबल में। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिस संविधान पर सहमति बनाने के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर गए, उस सहमति के विरोध में आज की सरकार काम कर रही है। मैं इसके साथ जोड़कर ये बता रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं कि मुझे कोई खुशी है और इस वजह से मैं ये बात कोई जानकारी बताने के लिए बता रहा हूं। उस सहमति का उल्लंघन किया जा रहा है और समस्या इसलिए ज्यादा पेचीदा बन रही है। आने वाले समय में ये समस्या और ज्यादा पेचीदा बनने वाली है।